नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। नेपाल में हुए जेनजेड आंदोलन की तस्वीरें भले ही नेपाल में बदली हुई दिख रही हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि पड़ोसी देश भारत में और खासकर बिहार में उसका एक नमूना नहीं दिख रहा है। मैं भी जहां मौजूद हूं, दरअसल ये रक्सौल है और बॉर्डर इलाका है। कस्टम जो है, पुराना कस्टम, उसके ठीक सामने है। मैत्री पुल की शुरुआत महज कुछ दूर पे होती है और यहाँ पर हाल के दिनों में रक्सौल जब डेवलप हुआ तो एक नया शहर बन गया, एक नया बाजार बन गया। ये बाजार खासकर रेलवे लाइन, आप देख सकते हैं, इधर जरा दिखाइएगा, रेलवे लाइन के ठीक इस पार जो मुख्य बाजार है उसके ठीक इस पार एक नया बाजार बना। ये बाजार खासकर नेपाली ग्राहकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब ऐसे में जब नेपाल में कर्फ्यू लागू है, जब नेपाल की तस्वीरें बदल गई है, जब सब कुछ सेना के हाथ में है और जेनजेड आंदोलन के बाद जब वहां सख्ती बढ़ी तो बाजार भारतीय बाजार और खास करके रक्सौल की मैं जिस बाजार की बात कर रहा हूं, यहां पर तस्वीरें बदल गई। कई दुकानें जो हैं, जो अब आप देखते हैं, ये आम दिनों में जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ग्राहक होते हैं वो इन्हीं बाजारों पे होते हैं और इन दुकानों पे होते हैं, वो होते हैं नेपाली ग्राहक। लेकिन जैसे ही नेपाल में सख्ती बढ़ी, भारतीय सीमा पर भारतीय पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। दूसरी तरफ नेपाल में जब कर्फ्यू लागू हुआ तब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नतीजन आज रक्सौल का बाजार अब उन नेपाली ग्राहकों का इंतजार कर रहा है, उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो इसके सबसे अधिक खरीदार थे। दूसरी तरफ ये बाजार रक्सौल बाजार से इसलिए कटा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे फाटक है, वो रेलवे फाटक बाकी अन्य जो भारतीय ग्राम और अन्य जो गांव है रक्सौल बाजार से जुड़े हुए, वो इस रेलवे फाटक के कारण इधर नहीं आ पाते हैं और ये बाजार मुख्यतः नेपाली ग्राहकों पर ही टिका था। लेकिन अब यहाँ की तस्वीरें बदल गई है, यहाँ कई दुकान बंद है और कई लोग टकटकी लगाए उस नेपाली ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग अपने दिल में बस एक ही मंशा लेकर के बैठे हैं, एक ही बात इनके मन में है कि जल्द से नेपाल की स्थिति बेहतर हो ताकि हमारा रोजगार चल सके। वैसे तो कहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है, उनकी तकलीफें हमारी होती है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या फिर आम लोगों के सरोकार से जुड़ी हो। ऐसी एक तस्वीरें जब हम यहाँ खबर कर रहे हैं इस दौरान हमें दिखी है, वो है भारतीय खाद्य निगम की। दरअसल नेपाल में जो भारतीय फंसे हुए हैं वो लोग अब परेशान होकर के वापस भारत की तरफ पलायन कर रहे हैं और ऐसे में जो भी लोग परेशान हैं वो लोग रक्सौल के रास्ते ही या तो ट्रेन मार्ग से जा रहे हैं या फिर बसों की सुविधा यहाँ मौजूद है तो वो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो लोग वहां फंसे हुए थे, जो लोग परेशान थे, अब वो वापस आ रहे हैं तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे नेपाली प्रशासन की सख्ती कहें या फिर बॉर्डर पर जो भारतीय पुलिस है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, वो लोग भी सख्ती बरत रहे हैं, उनके बाजाब्ते दस्तावेज देख रहे हैं और उनके बाद उन्हें अनुमति मिल रही है, उनके सामानों की भी निगरानी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक माहौल उनके बीच में डर सा बना हुआ है। अब ऐसे में वो लोगों के सहयोग के लिए या जो लोग डर के साए में जी रहे थे और अब भारत में आने के बाद वो पूर्ण रूप से ये सोच नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं भारतीय खाद्य निगम। भारत सरकार के उपक्रम की तरफ से मंडल कार्यालय मोतिहारी और उसका जो ब्रांच है रक्सौल में, उसके लोग बैठे हुए हैं यहाँ। खास करके इससे जुड़े हुए दो अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश शेखर। आपका क्या नाम है? सुमित कुमार। शैलेश जी, यहाँ पे क्या है इसका मकसद, आपको बनाने का मकसद? ये जो आपने एक ब्रांच बनाया है, छोटा सा सहयोग केंद्र, हेल्प केंद्र बनाया है, इसका असल मकसद क्या है? इसका यही मकसद है कि जो लोग हमारे भारतीय भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो भारतीय खाद्य निगम की तरफ से एक यहाँ छोटा सा सेंटर खोला गया है, उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए। जैसे उनको कहीं बात करना हो फ़ोन पे या कहीं जाना हो, उसके लिए हमारे विभाग की तरफ से उनको घर पहुँचाया जाएगा, उनके खाने-पीने की सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा और अन्य प्रकार की बहुत सारी सुविधाएँ हैं। जिस प्रकार का उनको कष्ट है उसको दूर करने का हम लोग अपने स्तर से बहुत कोशिश कर रहे हैं। सुमित जी, ये बताइए, जो लोग आ रहे हैं उन लोगों की मनोदशा स्थिति कैसी है? क्या उनके पास सबसे ज्यादा समस्या हो रही है? किस संकट से ज्यादा वो जूझ रहे हैं? वो लोग जैसे आए तो हम लोग कुछ आदमी को बैठाए भी, उन लोग से पूछे भी कि वहाँ का क्या स्थिति है, तो उन लोग तो काफ़ी घबराए हुए थे। चलिए हम लोग किसी तरह पहुँच गए हैं, अब टेंशन नहीं है।
और बस हम लोग यही चाह रहे हैं कि उन लोग जो वापस आ चुके हैं वो लोग अपने घर तक सही सलामत पहुंच जाए। जो भी गाइडेंस उन लोग को चाहिए हम लोग यहाँ से कर देंगे, जो भी मदद चाहिए। अच्छा, मदद में किस तरीके से सुजीत जी, जो यहाँ लोग आए हैं, किस किस तरीके का मदद आप कर रहे हैं? जैसे पहले तो उनको पानी, खाने, नाश्ते का प्रबंध किया जा रहा है। बाकी किसी प्रकार को किसी तरह का उनको घर पे बात करना हो या किसी मतलब कहीं जाना हो तो उनको गाइडेंस दिया जा रहा है कि मतलब इस प्रकार से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और जिनके पास अगर जाने की सुविधा नहीं है तो उनको गाड़ी या ट्रेन पकड़ाने का हम लोग मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार के चलिए, शायद देखा आपने किस तरीके से विभागीय, लेकिन हमने कहा कि भारत में बेटी रोटी का संबंध है और हमने कहा कि सरकारी, आर्थिक, सामाजिक जो जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उसको लोग सुन रहे हैं। सामाजिक तौर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक सेंटर अगर बन गया, हेल्प सेंटर, तो रंजीत सिंह जो कि समाज के लिए काफी खासकर पहचान के मोहताज नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इनका परिचय नहीं दूंगा आपको। रंजीत जी, यहाँ बैठू। देखिए, हम ये बार बार कह रहे हैं कि भारत में बेटी रोटी का संबंध, लोग परेशानी में आ रहे हैं और आप हर जगह दिख जाते हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आप तक, किस तरीके के लोग दिखे आप? कुछ लोग मजबूर दिखे हैं, परेशान दिखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गए काम करने के लिए और उनके पास पैसा खत्म हो गया है, पैसा देने वाला कोई नहीं है, ऐसे में वो पैदल चल के आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है हम लोग के द्वारा। पानी तो मिल ही रहा है, बिस्कुट मिल ही रहा है और जाने का अगर भाड़ा नहीं है तो भाड़ा भी दिया जा रहा है। तो मतलब ये जैसे कहा जाए कि अगर आपकी तकलीफ है वो हमारी है। बिल्कुल। और भारत और नेपाल मित्र राष्ट्र है और सदियों से उनका एक दूसरे का रिलेशन चला रहा है और ये कहा जाए तो भगवान श्री राम के समय से ही ये रिलेशन चला रहा है। इस रिलेशन को और मजबूत रखना है और इसके लिए जो यहाँ काम हो रहा है एफसीआई के द्वारा बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। जो हमसे बन पड़ रहा है हम भी कर रहे हैं और ये लोग भी बहुत बढ़िया से स्कैम करके सहयोग कर रहे हैं। यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं, उन लोगों से जान लेते हैं लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप देख रहे हैं नेपाल की स्थिति को। अब आप क्या उम्मीदें लगा के कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि नेपाल में बहुत जल्द मैंने शांति बहाल हो जाए। जो भी वहाँ फंसे हुए लोग हैं वो अमन चैन की जिंदगी जिए। उनको जो भी रोजगार कर रहे हैं या जो यहाँ इंडिया आना चाहते हैं वो सही सलामत यहाँ पहुँचे, उसमें हम लोग को पूरा पूर्ण सहयोग है और रहेगा। चलिए, आपको क्या लग रहा है, बताइए क्या लग रहा है, क्या सोचते हैं अभी नेपाल की जो स्थिति है उसको लेकर? हम भी सोचते हैं कि नेपाल की स्थिति सही हो जाए और अच्छा हो जाए। जो भी व्यक्ति उधर से आ रहे हैं उनको हम लोग बैठा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको क्या सहयोग चाहिए, अगर कहीं जाना हो तो हमसे बोलिए। 150 जितना जिसको जितना मदद पड़ रहा है हम लोग दे रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि नेपाल का स्थिति कैसा है। तो वो लोग बता रहे हैं कि अभी स्थिति वहाँ का बहुत खराब है, घर से लोग निकलने नहीं दे रहा है। ये बताइए, नेपाल के हालातों पर को लेकर के अगर आपके तौर पर देखा जाए, आप व्यवसायी हैं या जो भी हो, क्या लग रहा है उसका असर यहाँ पे है? हाँ है, उसका असर यहाँ पे दिख रहा है। एकदम पूरा रोड सुन सन्नाटा दिख रहा है। एक रोड ऐसा मतलब एक दिन ऐसा रहता था कि यहाँ पे चलने में भी दिक्कत होता है। आज देखिए कि एकदम पूरा खुला है, कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम खुला है एकदम। चलिए, तो कुल मिलाकर के देखें तो भारत का बाजार भी वैसे तो इंतजार कर ही रहा है उन लोगों का। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ के लोग अब भी यही चाहते हैं कि नेपाल की स्थिति जल्द ही पटरी पर लौट जाए, जल्दी ये बाजार एक बार फिर से, जो सूना बाजार है, ये बाजार हरियाली में तब्दील हो जाए लोगों के आने के साथ साथ। और लोग इस बार भी, इस परिस्थिति में भी, नेपाल जब परेशान है उस वक्त भारतीय लोग भी चाहते हैं कि आप परेशान नहीं हो। और हर लोगों के मन में यही कामना है कि नेपाल जल्द से जल्द एक बार फिर से उनका जीवन पटरी पे लौट जाए और वो बेहतर जीवन जीने लगे, ताकि हमारा और आपका रिश्ता एक बार फिर से बेहतर हो सके। फिलहाल इतना ही।